हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेड क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 2.2 में उदाहरण नंबर 7 हल करेंगे। इसके पहले हमने उदाहरण नंबर 6 को हल किया था और हमने सीखा था कि बहुपद का गुणनखंड क्या होता है, कोई भी बहुपद किसी भी बहुपद का गुणनखंड कब होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज उदाहरण नंबर 7 करेंगे। यदि इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। तो उदाहरण नंबर 7 पे बात करते हैं। यदि x-1 कामा 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के का एक गुणनखंड है, यदि x-1 इसका एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात कीजिए? k का मान। तो ये पहले बताइए, यदि x-1 इसका एक गुणनखंड होगा, इसका मतलब कि जब इसका मान इसमें रखा जाएगा इस बहुपद में, तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0। तभी तो गुणनखंड होगा। कोई भी बहुपद किसी भी बहुपद का गुणनखंड कब होता है? जब उस मान को उसमें रखा जाए और वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, तभी वो उसका क्या होता है? गुणनखंड होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। x-1 लिखा है ना सवाल में कि एक गुणनखंड है। x-1 बहुपद को हम ये किसके टर्म में लिखा हुआ है? x के टर्म में। तो हम इसको x के टर्म में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं कि p ऑफ x बराबर 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, ऐसा सवाल कह रहा है कि ये बहुपद इसका एक गुणनखंड है, अर्थात जब इसका मान इसमें रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो चलिए, तो इसलिए क्या होगा? इसलिए x-1 का मान इसमें रखा जाएगा। इसका मान कब रखा जाता है? जब हम इसको किसके बराबर करते हैं? 0 के। तो इसका मान क्या निकलता है? 1। अर्थात जब हम इसको रखेंगे तो p ऑफ x के स्थान पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 0। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, का एक गुणनखंड है तो सबसे पहले x-1 का एक शून्यक निकाल लेते हैं। x-1 बराबर क्या होता है? 0। तो x बराबर कितना आ गया? 1। अब इस मान को इसमें रखा जाएगा। अगर ये मान 0 हो गया तो इसका मतलब ये इसका क्या है? शून्यक है। लेकिन ये तो पहले से कह रहा है सवाल में कि ये इसका शून्यक है, तो कुछ नहीं करना है। जहाँ x है हम मान लेते हैं कि इसका एक गुणनखंड है, इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक, उसके बाद 1 रखने पर क्या हो रहा है? 0। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले 4x³ या फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देते हैं। ठीक है, सवाल में 4 प्लस 3x² माइनस 4 इंटू 1 प्लस k बराबर 0। ठीक, आगे 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1, और 4 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 से गुणा करेंगे 3, माइनस 4 1 कम 4 प्लस k बराबर 0। माइनस 4 से प्लस 4 कटा, 3 प्लस k बराबर 0। फिर 3 को उधर ले जाएंगे प्लस में तो क्या हो जाएगा? -3। तो k का मान क्या निकला? -3। इस तरह से इन सवालों को हल किया जाता है। जब हम प्रश्नावली में k के मान निकालेंगे तो जल्दी जल्दी करेंगे। पहला सवाल था इसलिए थोड़ा सा इसमें हमने समय दिया। ठीक, अब उदाहरण नंबर 8 की बात करते हैं। एक बहुपद है 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड मध्य पद विभक्त करके ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस बहुपद को लिखते हैं यहाँ पर 6x² प्लस 17x प्लस 5। ये एक बहुपद है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस बहुपद में कितने पद हैं। तो आप गिनेंगे 1 2 3, टोटल कितने पद हैं? 3। फिर सवाल में कह रहा है कि इस बहुपद का मध्य पद, मध्य मतलब जो बीच में, इस वाले पद को विभक्त करना है, मतलब तोड़ना है। विभक्त करना है मतलब दो टर्म में इसको तोड़ना है। ठीक है, इसको ऐसा तोड़ना है, 2 पदों में तोड़ना है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए कुछ नियम होता है तोड़ने के लिए, बीच वाले पद को तोड़ने के लिए कुछ नियम होता है। ठीक है, उस नियम को यहाँ पर देखते हैं। पहला नियम ये कहता है कि x² के साथ जो भी गुणे में हो,
एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणे में है तो कौन है 6। उसके बाद लास्ट वाले में जो हो, यानी पहले वाले में जो और लास्ट वाले में, इन दोनों का क्या करना है गुणा। सबसे पहला काम पहले वाले का और आखिरी वाले का गुणा करना है। तो 6 गुणे 5 कितना आ गया 30। पहला काम ये करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो आखिरी पद है यहाँ पर कौन सा निशान है प्लस। आखिरी पद में कौन सा निशान लगा हुआ है प्लस। इसका मतलब हमें इस प्लस निशान को देखते हुए बीच वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ना है। बीच वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि जोड़ने पर तो 17 हो जाए। जोड़ने पर क्या हो जाए 17, लेकिन गुणा करने पर क्या मिले 30। आई बात समझ में। फिर से देखो, हमें क्या करना है, ये जो 5 है इसमें कौन सा निशान लगा हुआ है प्लस। तो इस प्लस निशान को देखते हुए हमें इस बीच वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि उन दो पदों का योग कितना है 17 है। लेकिन इन दो पदों का यदि गुणा किया जाए, इसका और इसका, इन दो पदों का यदि गुणा किया जाए तो क्या मिले 30। जोड़े तो 17 है और गुणा करे तो 30। ढूंढिए ऐसा नंबर। तो हमने दो नंबर देखा। हम मान लेते हैं कि पहला पद 15 और दूसरा कितना है 2। 15 और 2 को जोड़ेंगे तो 17, और 15 और 2 को यदि गुणा करेंगे 15 दूनी 30। इसका मतलब वो दो पद कौन कौन से हैं, एक है 15 और दूसरा है 2। अब आप बोलो जोड़ क्यों रहे हो, आप घटा सकते थे। हम जोड़ इस ले रहे हैं क्योंकि जो आखिरी पद है वो प्लस में है। यदि माइनस में होता तो हम ऐसा दो पद ढूंढते कि घटाने पर हमें क्या मिलता 17 और दोनों का गुणा करते तो 30। आई बात समझ में। प्लस इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ठीक है, आई बात समझ में। चलिए तो फिर क्या करते हैं, इसको लिखते हैं आगे। 6x² प्लस, बीच वाले पद को हमने क्या कर दिया तोड़ दिया। 17 को किस में तोड़ा 15 और 2 में, तो लिखेंगे 15 + 2। लेकिन आप देखेंगे इसके साथ क्या है x को एक काम करो इधर साइड लिखो, यहाँ पर लिख देते हैं शुरू में, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो। प्लस का 5, फिर से यहाँ पर बराबर का निशान लगाते हैं। ठीक है, बराबर, फिर से बराबर। अब 6x² प्लस, अब इस x का गुणा आप बताइए इस ब्रैकेट में होगा कि नहीं। अब ब्रैकेट के अंदर कितनी संख्याएं हैं 2, तो दोनों संख्याओं से गुणा होगा, यानी कि x का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो चलिए x का गुणा 15 में करेंगे तो 15x, प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस, और x का गुणा 2 में तो 2x। आई बात समझ में। चलिए फिर क्या लिखा है +5। ठीक, अब आप ये बताइए, अब हमें क्या करना है, इन दो पदों में और इन दो पदों में कॉमन लेना है, मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या या ऐसा पद या ऐसा चर जो दोनों जगह मौजूद हो उसी को उभयनिष्ठ कहा जाता है। ठीक है, तो आप बताइए 6 के साथ 3 और 2 शामिल हैं। यदि हम 6 को तोड़ेंगे 3 दूनी 6, और 15 में 3 × 5 = 15, यानी 3 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों जगह है 3। तो हम क्या यहाँ से और यहाँ से 3 बाहर निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे जी हाँ। तो चलिए सबसे पहले हमने 3 को निकाला। आप देखेंगे यहाँ पर x जो है 2 बार है और यहाँ पर x कितनी बार है 1 बार। यदि दोनों में से एक x को भी बाहर निकाल लें तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा कोष्टक में, यहाँ से यदि 3 निकला और x भी निकला तो क्या बचेगा 2 और x। बोलो कैसे, यदि 3 और 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और x और x का गुणा x²। फिर कौन सा निशान लगा हुआ है यहाँ पर प्लस, तो प्लस। अब आप बताइए यहाँ से x तो निकाल लिए, 3 भी निकाल लिए, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5। चलिए वापस गुणा करके देखते हैं जो हमने यहाँ पर उभयनिष्ठ लिया वो सही है या नहीं। चलिए देखते हैं, एक सेकेंड। 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6, x का गुणा x में x²। अब 3 का गुणा 5 में 3 × 5 = 15, x का गुणा 5 में करें 1 में करेंगे तो x। ठीक है, चलिए प्लस। अब आप मुझे ये बताइए इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। तो आप बोलेंगे सर कुछ दिख ही नहीं रहा है उभयनिष्ठ, 2 तो अकेला है, किसी के भी मतलब इसमें कोई भी इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता और 5 का भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि 1 तो हर किसी के साथ शामिल है। तो क्या हम दोनों में से 1 को बाहर निकाल सकते हैं। यदि 1 निकल गया यहाँ से तो क्या बचेगा 2x।
प्लस यहाँ से भी एक निकाल लिया बाहर तो क्या बचेगा 5 बराबर, यहाँ पर भी 2x प्लस 5 है, यहाँ पर भी है। चलिए निकाल लेते हैं इस वाले 2x प्लस 5 को बाहर। जब हमने निकाला तो क्या बचा 3x, यहाँ से भी 2x प्लस 5 निकला तो क्या बचा +1। इस तरह से हमारे क्या बन गए, ये 2 गुणनखंड बन गए। बीच वाले पद को हमने इस तरह से 2 गुणनखंड यहाँ पर निकाला। ठीक है, तो इन सवालों को ऐसे हल किया जाता है, बीच वाले पद को विभक्त करके, यानी मध्य पद को विभक्त करके। तो उदाहरण नंबर 8 हुआ यहाँ पर कंप्लीट। फिर उदाहरण नंबर यदि 9 देखेंगे, इसमें उदाहरण नंबर 9 में दिया हुआ है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हल करना है उसको, तो उसको बाद में देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड कैसे हल किया जाएगा। पहले हम मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड हल कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखा। इसके एक और 2 उदाहरण देखते हैं कि मध्य पद को विभक्त करके कैसे गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। तो इसको अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और कुछ और सवाल फिर देखेंगे अगली क्लास में, है ना। ठीक है।